हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 7th सेम पेपर सेकंड एवं LLB फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फोर्थ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट BNS अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो पिछली कक्षाओं में भी यही टॉपिक के संबंध में चर्चा की गई थी, क्योंकि ये टॉपिक जो है धारा 34 लेकर 44 तक में है। तो पिछली कक्षाओं में हमने धारा 41 तक के बारे में जिक्र किया था। आज की इस क्लास में हम धारा 42 एवं धारा 43 के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अर्थात निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में धारा 42 क्या उपबंध करती है। तो धारा 42 में बताया गया है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का कब होगा। कहने का तात्पर्य पिछली धारा 41 के अंतर्गत संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित होता था, उसके बारे में चर्चा की गई थी। अब यही धारा 42 में कहा गया है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानकारी करने तक का कब होता है। अर्थात संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में अब उस दोषकर्ता की मृत्यु नहीं बल्कि कोई अन्य अपहानकारी की जा सकती है। तो इस धारा के अंतर्गत बताया गया है, यह धारा 39 के समानांतर है, क्योंकि धारा 39 में ही बताया गया था कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत दोषकर्ता की मृत्यु के अलावा अन्य कोई अपहान कब कारित की जा सकती है, और इस धारा में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो ये 39 और 42 एक दूसरे के समानांतर हैं या समान हैं। तो इस धारा में बताया गया है कि यदि धारा 41 में वर्णित या प्रगणित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं तो धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में दोषकर्ता की मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। यहाँ पर बताया गया था कि संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में दोषकर्ता की मृत्यु जब अपराध एक चरम सीमा में होने के कारण बचाव का कोई अन्य मार्ग शेष न रह गया हो तभी मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। अगर कोई अन्य मार्ग या रास्ता शेष है तो ऐसी अवस्था में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कारित नहीं करेंगे। अर्थात धारा 42 के अंतर्गत कोई अन्य अपहान कारित की जा सकती है। ये इसके अलावा हमारी जो अगली धारा आ रही है 43, इसमें बताया गया है संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं उसका बना रहना। तो धारा 43 जो है वो संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और उसके बने रहने के संबंध में है, और यही धारा 40 जो हुआ करती थी वो शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं उसके बने रहने के संबंध में थी। तो धारा 40 और 43 जो हैं एक दूसरे के समान हैं, समानांतर है, क्योंकि 40 के अंतर्गत शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं बना रहना, जबकि इस धारा 43 के अंतर्गत संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं उसका बना रहना उल्लिखित है, वर्णित है। तो आइए देखते हैं, धारा 43 में बताया गया है कि धारा 37 में वर्णित उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ उस परिसीमा में होता है जब तक निम्न चीज़ें होना प्रारंभ हो जाएं। यानी उसका ड्यूरेशन क्या है, संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार प्रारंभ कब होता है, यानी कालावधि के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें 4-5 बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट करेंगे कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये उसका कब स्टार्ट यानी प्रारंभ होता है और कब तक ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। तो बताया गया है नंबर 1 में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ज्यों ही खतरे की युक्ति आशंका
युक्ति युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है, संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसे युक्त खतरे की आशंका प्रारंभ हुई, संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भी प्रारंभ हो गया है, और ये तब तक बना रहता है जब तक कि ऐसे खतरे की आशंका बनी रहती है। अब इसमें जो दूसरा बिंदु है उसमें बताया गया है, चोरी के अपराध में यह तब तक बना रहता है जब तक कि जो चोर है या चोरी करने वाला व्यक्ति है वो संपत्ति सहित उस व्यक्ति के पहुंच के बाहर ना हो जाए, या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक, या संपत्ति के वापस हो जाने तक, तब तक वो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा तीसरा बिंदु है उसमें बताया गया है, लूट के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब ऐसी लूट कारित करते समय मृत्यु या घोर उपहति या अपहानि कह सकते हैं, या सदोष अवरोध व्यक्ति कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, तब तक संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में लूट के विरुद्ध उस प्रतिरक्षा का प्रारंभ और वो बना रहता है। इसी क्रम में नंबर 4 बताया गया है, आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध। नंबर 4 बताया गया है, आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध। आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध तब तक बना रहता है, या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसा अत्याचारी अत्याचार करता रहता है या रिष्टि कारित करता रहता है, या ऐसे अत्याचार या रिष्टि का भय बना रहता है। तो आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध या रिष्टि के विरुद्ध तब तक निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त रहता है। 5वें नंबर बताया गया है, रात्रौ गृह भेदन के विरुद्ध। रात्रौ गृह भेदन के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब बना रहता है। तो बताया गया है, रात्रो गृह भेदन के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसा अत्याचार उस रात्रो गृह भेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता रहता है, अर्थात अत्याचार किए जाने तक वो संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। तो इस तरीके से धारा 43 के अंतर्गत संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ इसका एवं उसका बना रहना वर्णित है, और धारा 42 के अंतर्गत ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अन्य अपहानि कार्य करने तक का कब होता है। इन दोनों धाराओं में इतना ही, और इसकी एक और धारा जो बची है 43, इसके संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।